हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 112 है, 112 में। तो बेटा देखो, प्रीवियस लेक्चर से अपन स्टार्ट कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था नेगेटिव इंट्रैक्शन, ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। क्लियर। और ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया में मैंने आपसे एक बात कही थी, भाई किसी एक जाति को हानि हो रही है, भाई अन्योन्य क्रिया करने वाले दो जातियों में से किसी एक को भी अगर हानि हो रही है तो ऋणात्मक की काउंट होगी अन्योन्य क्रिया। और वहां अपन ने इसको डेट्रीमेंटल भी बताया था बेटा, बात को समझ रहे हो। और फिर अपन ने इसमें एक्सप्लॉयटेशन शोषण के दो प्रक्रम बताए थे, प्रीडेशन परभक्षण और पैरासिटिज्म परजीविता। यस बेटा। और अपन कुछ बातें प्रीडेशन के बारे में, परभक्षण के बारे में अपन कुछ बातें पढ़ भी चुके थे। तो फिर मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको, जो 5-6 मिनट की बातें थी। तो बेटा ध्यान से दीजिएगा कि प्रीडेशन परभक्षण, प्रीडेशन परभक्षण, तो बेटा अपन ने कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन शोषण में दो प्रक्रम हैं, प्रीडेशन परभक्षण और पैरासिटिज्म परजीविता। दोनों ही प्लस माइनस संबंध है, लेकिन अपन क्या मेन डिफरेंस है वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रीडेशन परभक्षण, देखो प्रीडेशन में परभक्षण में ये जो संबंध है आपको मैं बताऊं कि ये प्लस माइनस संबंध है, प्लस माइनस संबंध है। हाँ जी, प्लस माइनस संबंध है। देखिए यहां जो दो जाति होती है, इसमें से जिसको लाभ होता है उसको आप कहते हो प्रीडेटर, प्रीडेटर परभक्षी, प्रीडेटर। और जिसको बेटा हानि होती है उसको आप क्या कहते हो, प्रे, प्रे यानी शिकार जाति, शिकार जाति। यस बेटा। तो प्रीडेटर और प्रे, बात को समझ रहे हैं। अब बेटा देखो, अपन ने सामान्यतः एक बात कही थी कि सामान्यतः प्रीडेटर जो परभक्षी है, प्रीडेटर प्रे से आकार में बड़ा होता है। मैंने ये बात कही थी बीते बेटा आपको कि सामान्यतः, हमेशा नहीं, ये हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, सामान्यतः प्रीडेटर प्रे से यानी जो शिकार जाती है उससे आकार में बड़ा होता है। यस बेटा। और ये आपका जो शिकार है, आप जानते हो कि ये आप जानते हो कि प्रीडेटर के द्वारा इसकी तुरंत मृत्यु होती है, इंस्टेंट किलिंग, इंस्टेंट किलिंग, तुरंत मृत्यु, तुरंत मृत्यु। तो बेटा सीधी सी बात कहें यहां पर कि भी इसका मतलब ये हो गया कि प्रीडेटर क्या करता है, सबसे पहले प्रे को कैच पकड़ता है। सबसे पहले प्रीडेटर बहुत सारे प्रयास करके प्रे को कैच करता है, पकड़ता है। उसके बाद क्या करता है, उसको किल मार देता है। देन क्या कर लेता है, ईट, उसको खा जाता है। तो कैच, किल और ईट, बात को समझे बेटा। और सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि यहां प्रीडेटर और प्रे में कोई संबंधों में विशिष्टता नहीं होती है, बात को समझ रहे हैं। फिर मैंने आपको बेटा बहुत सारे यहां पर एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे टाइगर बाघ। तो टाइगर बाघ जो है ये प्रीडेटर है, प्रीडेटर। और ये टाइगर शिकार कर लेता है डियर, हिरण का, हिरण का। तो जंगल में आपने देखा होगा किसी टाइगर या लायन के द्वारा हिरण का शिकार करना, तो ये आप समझ रहे हो बेटा क्या है, प्रे है। और नेचर में ये ट्रू प्रीडेशन, सत्य परभक्षण का एग्जाम्पल है बेटा। नेचर में आप जानते हो कि ट्रू प्रीडेशन सत्य परभक्षण का एग्जाम्पल है, टाइगर और डियर। यस।
ऐसे अगर अपन बात करें बेटा, जैसे अगर एक चिड़िया बीज खा रही है, स्पैरो, अपन कहेंगे बेटा देखो यहाँ स्पैरो चिड़िया, और स्पैरो क्या खा रही है, सीड, तो ये भी प्रीडेशन है, ये भी क्या बेटा, प्रीडेशन, आपको बता चुका था मैं। और ऐसे अपन बात करें बेटा यहाँ पे कि जैसे जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, शाकाहारी जंतु, हर्बिवोरस एनिमल, शाकाहारी जंतु, तो शाकाहारी जंतु प्लांट को खाते हैं, प्लांट का भक्षण करते हैं, तो जनरली ये भी आप जानते हो बेटा कि प्रीडेशन में ही काउंट होते हैं, ये प्लांट को यानी पादप का भक्षण करते हैं। यस बेटा, तो खैर ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका था। और फिर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे आ चुके थे बेटा, आप जानते हैं कि ये भी एक प्रकार प्रीडेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे अपन आ चुके थे, और वो अपना टॉपिक था कि इकोसिस्टम में या जो जैविक समुदाय है, बायोटिक कम्युनिटी, एक आवास जहाँ विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशंस हैं और उनमें आपस में इंटरेक्शंस हैं, तो उसमें परभक्षण के क्या लाभ हैं, परभक्षण के लाभ, परभक्षण के लाभ बता दे बेटा, या अपन कहें कि नेचर में क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन, यानी परभक्षण के क्या महत्व है, क्या लाभ है। यस बेटा, पारितंत्र में इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, तो ये अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो बेटा कि ये जो परभक्षण है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा पारितंत्र के अंदर। ध्यान दीजिए बेटा कि इसमें जो सबसे फर्स्ट लाभ है वो है संचरण, संचरण या अपन कहेंगे कंडक्ट, कंडक्ट आया ना, तो आप जानते बेटा कि कंडक्ट, संचरण, सनाल, मतलब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, है ना बेटा। अपन बात करेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, और नेक्स्ट चैप्टर बेटा ये पूरा एक टॉपिक है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, संचरण, कंडक्ट या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा कि परभक्षण का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है, एक बात बताए, यदि प्रकृति में परभक्षी शिकार का संबंध नहीं हो, परभक्षी शिकार का संबंध नहीं हो, तो प्रकृति के ये हरे पेड़ पौधे बेटा, प्रकृति के ये हरे पेड़ पौधे, जो आप जानते हैं कि प्रकृति के ये हरे पेड़ पौधे जो दिन भर अपन बात बेटा कि सूर्य के प्रकाश को एंट्रैप करते हैं, सोलर रेडिएशंस को एंट्रैप करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो भी भोजन बना लेंगे अपने श्वसन में खर्च कर लेंगे, अपने श्वसन में खर्च करने के बाद बचे हुए कार्बन पदार्थ को ये जमा कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो अपन कहेंगे इनको कि प्रकृति में ये अपना भोजन स्वयं बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। चलो जी, प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक। अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको कि जो प्रोड्यूसर होता है उसका जो पोषण स्तर अपन दें, तो आप जानते हो कि ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, पोषण स्तर, क्योंकि ये उत्पादक हैं और सबकी पूर्ति यही करने वाले हैं। अब देखो इस उत्पादक को, प्रोड्यूसर को अपन करें बेटा कि शाकाहारी जंतु जो होते हैं, शाकाहारी, ये भक्षण करेंगे, शाकाहारी जंतु पादप का भक्षण करेंगे ना, बात को समझे। तो इनके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है या जो ऊर्जा है उसका ट्रांसफर शाकाहारी पे हो जाएगा, ये ट्रॉफिक लेवल T2 होगा, शाकाहारी, बात को समझे। और शाकाहारियों से किसमें, मांसाहारी, शाकाहारियों कौन खाएंगे, मांसाहारी। यस, तो ट्रॉफिक लेवल T3 या फिर उच्च मांसाहारी T4, बात को समझे। तो मैं यहाँ एक लाइन इतनी सी कहना चाहूँगा बेटा कि भाई ये परभक्षण के माध्यम से तो हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, ये परभक्षण के माध्यम से। और वहाँ पर कहेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होता है, भोज्य पदार्थों के रूप में। किसके रूप में होता है बेटा, भोज्य पदार्थों के रूप में। तो आप जानते हैं कि जो परभक्षण का फर्स्ट लाभ है संचरण, कंडक्ट, एनर्जी फ्लो, यानी आप जानते बेटा कि परभक्षण के माध्यम से ही
यहां अपन कह देंगे फिर कि भाई परभक्षण के माध्यम से ही, परभक्षण के माध्यम से ही एक पोषण स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना बेटा। परभक्षण के माध्यम से ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बात को समझे बेटा, यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण तभी होता है जब प्रीडेटर प्रे संबंध होता है, प्रीडेटर प्रे। तो प्रकृति में यह संबंध नहीं होता तो ऊर्जा आगे के ट्रॉफिक लेवल में ऐसे संचारित नहीं होती। और ये पेड़ पौधे जो इतनी सारी सौर ऊर्जा को एंट्रैप करते हैं और इतना सारा जो भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, उसका क्या होता। इसलिए प्रकृति में परभक्षण जरूरी है, परभक्षण जरूरी है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस या फर्स्ट लाभ तो ये हो गया। और ये बेटा कैसे सौर ऊर्जा को लेते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, T2 T1, ये जस्ट अभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में जब इकोसिस्टम होगा तो आप और परफेक्ट लेवल पे जो खाद्य श्रृंखला जानते हो ना, कि प्रकृति में सभी सजीव आपस में भोज्य संबंध रखते हैं और सजीवों को भोज्य संबंधों के आधार पर अगर अपन व्यवस्थित करेंगे तो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला होगी। तो वही बात की खाद्य श्रृंखला में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो किसके माध्यम से होता है, परभक्षण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, परभक्षण के माध्यम से। बात को समझे। तो परभक्षण का जो फर्स्ट आप बेनिफिट या पहला लाभ आप समझ चुके हैं, और पहला लाभ आपका हो गया संचरण, कंडक्ट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। यस, नेक्स्ट देखते हैं बेटा परभक्षण का जो अगला सिग्निफिकेंस है नेचर में। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, यहां पर जो परभक्षण का नेक्स्ट आपका है कि परभक्षण के द्वारा अगला क्या बेनिफिट होता है या प्रकृति में अगला क्या कंट्रोल होता है। तो सेकंड आपका बेटा है इसके अंदर कि परभक्षण के कारण प्रे की जनसंख्या पर नियंत्रण रहता है। यस बेटा, परभक्षण के कारण प्रे यानी जो शिकार है ना, प्रे की जनसंख्या पर नियंत्रण रहता है, प्रे की जनसंख्या पर नियंत्रण, या कुछ ऐसा कह दें अपन इसको कि परभक्षण के कारण प्रे की यानी शिकार की जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी शिकार की समष्टि घनत्व का नियंत्रण, शिकार की समष्टि घनत्व का नियंत्रण परभक्षण के माध्यम से। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रीडेटर जो परभक्षी होता है, प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। यस बेटा, यानी पारितंत्र इकोसिस्टम के संतुलन को नियमित करता है, मेंटेन करता है, नियमित करता है। यस बेटा, तो देखिए कि प्रीडेटर परभक्षण के कारण प्रे शिकार की जनसंख्या पर नियंत्रण या शिकार की समष्टि घनत्व का नियंत्रण, या प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, ये अपन बात कहते हैं बेटा। तो देखो कैसे, इसमें अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल फर्स्ट, जो आपकी एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं और वहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस, मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और वो अच्छे से हो जाएगा। यस बेटा, तो देखिए कैसे। हाँ,
तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है और वो आपको एनसीईआरटी के अंदर वहां दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट वहां क्या दे रखा है, देखो, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका से एक कांटेदार प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया, तो थोड़े ही समय में ऑस्ट्रेलिया में उसने भयानक तबाही मचा दी। भाई क्यों फैल गया वो भयानक? क्योंकि उस कैक्टस को खाने वाला जो मौत होता है, सलब जाती है, उसका प्रीडेटर है, वो वहां पे नहीं था। और बाद में जब अफ्रीका से उस प्रीडेटर को लाया गया तो कुछ ही समय में उस कैक्टस की समष्टि के ऊपर नियंत्रण आ गया, है ना। तो आप जानते हैं कि ये प्रीडेटर, आप जानते हैं कि प्रे के समष्टि घनत्व को नियंत्रित करते हैं। बात को समझे? तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बेटा आपको एनसीईआरटी ने वहां पर दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका से एक प्रिकली पियर कैक्टस, यस बेटा, यानी जो कांटेदार कैक्टस होता है, प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया। कुछ ही समय में यह कैक्टस भयानक रूप से फैल गया, बहुत भयानक रूप से वो फैल गया, है ना, ये कैक्टस। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस कैक्टस को खाने वाली मौत सलब अर्थात इसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं थी, प्राकृतिक परभक्षी नहीं थे। यस बेटा, समझ गए? उसके बाद जैसे ही अपन कहते हैं कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इस मौत को लाया गया तो कुछ ही समय में कैक्टस का समष्टि घनत्व नियंत्रित हो गया, उस पर कंट्रोल आ गया बेटा, नियंत्रित हो गया। बात को समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी ने वहां दे रखा है। बार बार अपन बात कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका से एक प्रिकली पेयर कैक्टस को लाया गया, कुछ ही समय में कैक्टस भयानक रूप से फैल गया। क्यों? इसका क्वेश्चन भी आपके दे रखा है, क्यों फैला था वो? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस कैक्टस को खाने वाली मौत सलब यानी इसका प्राकृतिक परभक्षी नहीं था। जैसे उस प्राकृतिक परभक्षी को लाया गया तो कुछ ही समय में उसकी समष्टि पे क्या आ गया? नियंत्रण आ गया। बात को समझे? तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल यहाँ सेकंड देते हैं बेटा हम आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है वो भी आप इजी समझ जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए बेटा कि जो सेकंड एग्जाम्पल है मैंने लेते हैं, वो क्या है? जैसे किसी वन में, किसी जंगल में टाइगर है, तो टाइगर क्या करता है? हर्बीवोरस की संख्या का नियंत्रण करता है ना। अपन कहते हैं कि किसी वन में टाइगर, बाघ, हर्बीवोरस की संख्या को नियंत्रित करता है। भाई वो शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर लेता है ना, तो हर्बीवोरस क्या है? शाकाहारी। तो आप जानते हैं हर्बीवोरस की संख्या को क्या करता है?
सॉरी, हर्बीवोरस की संख्या को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना बेटा। यदि नियंत्रण नहीं हो, मान लो वहां टाइगर लॉयन है ही नहीं, तो हो सकता है कि हर्बीवोरस जो शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस और ग्रेजिंग करेंगे, अतिचारण, और ग्रेजिंग करेंगे, अतिचारण करेंगे, जिससे पौधे समाप्त हो सकते हैं, ये लो जी बेटा, जिससे कौन समाप्त हो सकते हैं, पौधे। यस, तो एग्जाम्पल सेकंड जो दूसरा सिग्निफिकेंस था। यस, अब अपन परभक्षण के नेक्स्ट सिग्निफिकेंस लेते हैं, नेक्स्ट महत्व लेते हैं। तो देखिए बेटा, हाँ तो देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस में, परभक्षण के लाभ में अब अपन थर्ड देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, और थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये अपन बात बेटा कि जो प्रिडेशन के कारण, परभक्षण के कारण, यहां लिखेंगे अपन प्रिडेशन, परभक्षण के कारण विभिन्न प्रेज, जो विभिन्न शिकार जातियां हैं, विभिन्न प्रेज हैं, विभिन्न प्रेज की अपन बात करें बेटा, जातीय विविधता को बनाए रखा जाता है। विभिन्न प्रेज की जातीय विविधता को, जातीय विविधता को बनाए रखा जाता है। यानी देखो बेटा कि एक क्षेत्र विशेष में जो कम्युनिटी होती है, जैविक समुदाय होता है, बायोटिक कम्युनिटी, तो बायोटिक कम्युनिटी की विशेषता होती है डाइवर्सिटी, यानी बेटा जो विविधता होती है उसमें, क्योंकि तरह तरह की पादप और जंतु जातियां पाई जाती हैं, तो कई प्रीडेटर जो विभिन्न प्रेज हैं उनकी जाति विविधता को बनाए रखा जाता है। या फिर ऐसे कहें कि बेटा प्रीडेशन या प्रीडेटर्स मेंटेन करता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी जैविक समुदाय या पारितंत्र, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी विविधता को बनाए रखने में सहायक है, विविधता को बनाए रखने में सहायक है बेटा। कैसे, देखो, परभक्षक प्रीडेटर की उपस्थिति में, परभक्षक प्रीडेटर की उपस्थिति में है ना बेटा, जो परभक्षक हैं प्रीडेटर की उपस्थिति में विभिन्न प्रेज, विभिन्न शिकार जातियों के मध्य इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ध्यान से सुना बेटा, ये हिंदी में गड़बड़ दे रखा होता है। विभिन्न शिकार जातियों के बीच कौन सी प्रतिस्पर्धा होगी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो परभक्षक या प्रीडेटर की उपस्थिति में विभिन्न शिकार जातियों के मध्य इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाता है, या अपन कहें कि प्रीडेटर विभिन्न शिकार जातियों के मध्य इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम कर देता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम कर देता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा मैं आपको एग्जांपल वहां बताऊं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही मजा आपको आ जाएगा कि देखो बेटा, अमेरिका में जो इंटरटाइडल कोस्टल एरिया है, प्रशांत महासागरीय तट पर मिलने वाली स्टारफिश, तारा मछली, है ना बेटा, अमेरिका में जो प्रशांत महासागरीय तट पर मिलने वाली स्टारफिश, तारा मछली, पाइसेस्टर तारामीन है वो, पाइसेस्टर स्टारफिश, वहां जो इनवर्टिब्रेट यानी जो अकशेरुकी जातियां हैं, अकशेरुकी जातियां,
अकशेरुकी जातियों पर एक महत्वपूर्ण परभक्षी है, एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। समझ रहे हो बेटा? तो वहां अमेरिका के अंदर जो प्रशांत महासागरीय तट है वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण परभक्षी है स्टारफिश, और वह है पाइसेस्टर स्टारफिश, पाइसेस्टर तारामीन। तो वो इन्वर्टिब्रेट पे एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। ये प्रयोग के तौर पर वहां जो बड़े बड़े जल के कंटेनर कॉलम लिए गए और प्रयोग के तौर पर प्रयोगशाला में वहां से इस पाइसेस्टर तारामीन को हटाकर देखा। बात को समझे? तो जैसे अपन बात उड़ा कि प्रायोगिक तौर पे पाइसेस्टर तारामीन को कुछ समय के लिए हटाया, तो आप समझ सकते हैं कि प्रयोग के तौर पर जैसे ही इन क्षेत्रों से कुछ समय के लिए पाइसेस्टर तारामीन, पाइसेस्टर स्टारफिश को हटाया गया, वहां से रिमूव किया गया। बात को समझे? तो आप जानते हो दिमाग लगाना, जैसे वहां से पाइसेस्टर तारामीन को रिमूव करोगे तो पाइसेस्टर तारामीन किसके ऊपर परभक्षी है? इन्वर्टिब्रेट पर। बात को समझे? तो इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी के ऊपर, तो इन्वर्टिब्रेट की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। इन्वर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इन्वर्टिब्रेट की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि उनको खाने वाला प्रेडेटर पाइसेस्टर है ही नहीं, तो उनके बीच अत्यधिक स्पर्धा होगी, अत्यधिक स्पर्धा कंपटीशन होगा, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अत्यधिक स्पर्धा यानी कंपटीशन होगा। अब सुनो, इन्वर्टिब्रेट की कई जातियां हैं, तो कौन सा कंपटीशन होगा? ध्यान सुना, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यस, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब दिमाग लगाओ, अगर ये होती तो इसको बढ़ने नहीं देती, इसको कम करके रखती इस कंपटीशन को, तो विविधता रहती। अब अगर मान लो कि ये है ही नहीं, तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगी और अपन आगे स्पर्धा में पढ़ेंगे। तो जो कमजोर इन्वर्टिब्रेट हैं, कमजोर इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज होती हैं, प्रबल और दुर्बल, तो कमजोर इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी जातियां, कमजोर इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी, है ना बेटा? इसलिए आप जानते हो कि प्रीडेटर विभिन्न प्रेज के मध्य इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को कम करके और उनकी डाइवर्सिटी को, उनकी विविधता को मेंटेन करते हैं। कितना गजब! और याद रखना, इंटरस्पेसिफिक अंतरजातीय, वहां अच्छे से इंग्लिश एनसीईआरटी से देख लेना, और एनसीईआरटी में मस्त लाइनें आपको दे रखी है। बात को समझ रहे हैं बेटा? ये बात आपके सामने हो गई, बोलो भी, क्लियर है? और फिर अपन देखते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, यानी इसकी सिग्निफिकेंस हो गया थर्ड। यस, अब आप नेक्स्ट देखिए, यहां अपन जो अगला इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, और वो इंपॉर्टेंस आपके 12th का जो चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में जो महत्व है, 10वां चैप्टर एनसीईआरटी 12th का, वहां पर वो अच्छे से आएगा। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों का जैव नियंत्रक के रूप में। जैसे दिमाग लगाओ, अपन कृषि के अंदर आज मतलब जो भी कृषि के अंदर जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, या फिर कृषि के अंदर जो पीड़क होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, उनके कंट्रोल के लिए कई सारे रसायन यूज करते हैं, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो रासायनिक अपन एल्ड्रीनरी होते हैं ना, रासायनिक कीटनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी यूज करते हैं ना। लेकिन वहाँ आपको बता रखा है कि कुछ सूक्ष्म जीवों को अपन वहाँ यूज कर सकते हैं। तो जो बायो कंट्रोल में आप बायो कंट्रोल यानी सूक्ष्म जीवों को उन पीड़कनाशियों के रोकथाम के लिए यूज करोगे, तो वो किस पे आधारित हैं? प्रीडेटर प्रेरिलेशन पे आधारित है ना? तो अपन कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, चौथी एप्लीकेशन कि पीड़क नियंत्रण, कृषि में पीड़क नियंत्रण,
पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, कृषि में पीड़क नियंत्रण में प्रयुक्त जैव नियंत्रण विधियां, जो बायो कंट्रोल मेथड्स हैं, जैव नियंत्रण विधियां मुख्यतः प्रीडेटर प्रे यानी परभक्षी शिकार संबंधों पर आधारित है। कैसे? देखो बेटा, वहां पर एक लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है। तो ये जो लेडी बर्ड इंसेक्ट है, ये किसको खाता है, किसका भक्षण करता है? एफिड्स जो पीड़क होते हैं, खेती को खत्म करने वाले एफिड्स का भक्षण कर जाता है लेडी बर्ड। तो लेडी बर्ड आप समझ रहे हैं कि प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर है, और ये किसका भक्षण कर जाता है? ये एफिड्स, ये प्रे है, शिकार है। तो बताओ किस रिलेशन पे आधारित हुआ? प्रीडेटर प्रे। ऐसे आपने सुना होगा 11th में ट्राइकोडर्मा कवक। तो ट्राइकोडर्मा भी बहुत सारे मतलब जैव नियंत्रण में कई सारे रोगों की रोकथाम करता है, तो वो भी प्रीडेटर प्रे। ट्राइकोडर्मा निमेटोड जो कर्मी होते हैं ना, कर्मी, उनको खा जाता है। बात को समझे? तो ये पीड़क नियंत्रण में प्रयुक्त जैव नियंत्रण विधियां, बायो कंट्रोल मेथड्स, मुख्यतः प्रीडेटर प्रे संबंधों पर आधारित होती है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए बेटा परभक्षण के लाभ या परभक्षण की जो एप्लीकेशंस थी, इनको अच्छे लेवल पे आपको एनसीईआरटी के लेवल पे मैंने क्लियर कर दिया। अब बेटा जी देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर, ये प्रीडेटर बिल्कुल विवेकी होते हैं, परभक्षी विवेकी होते हैं। एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई जो परभक्षी है ना, वो विवेकी होते हैं। मैं आपको बताऊं, है ना, अपन कहते हैं बेटा कि प्रकृति में परभक्षी प्रीडेटर विवेकी का मतलब होता है प्रूडेंट, है ना, विवेकी होते हैं भाई। समझ रहे हो ना? अपनी तरह नहीं होते हैं, अपने को ताकत दे दी जाए, मान लो कि अपन को शेर जैसी ताकत दे दी जाए, और अपन किसी हॉस्टल में रहे तो मैस में जाएंगे, सबको इधर उधर कर देंगे, मार देंगे, मतलब हम प्रबल हैं, हमारे प्रेजेंस में कोई नहीं खाएगा, ये सबको मार देंगे अपन। देखो, किसी जंगल में शेर का या बाघ, टाइगर का ये लक्ष्य नहीं होता है कि मैं आज, है ना, मैं शक्तिशाली हूं तो मैं आज 10 हिरणों को मार के दिखाऊंगा। नहीं, पूरे दिन भर शेर प्रयास करता है, टाइगर, बाघ प्रयास करता है कि कैसे न कैसे उसको शिकार मिल जाए, और हिरण जो शिकार है वो उससे बचने के बहुत सारे उपाय करता है। अगर आप डिस्कवरी पे देखें या किसी एक्टिविटी को देखें तो बहुत मुश्किल से उसको शिकार मिलता है, टाइगर या लायन को, क्योंकि वो उसमें बचने का प्रयास करता है और वो उसको कैच करने का, पकड़ने का प्रयास करता है। और जैसे ही टाइगर या लायन को एक बार अच्छा भोजन मिल जाता है, अच्छा शिकार मिल जाता है, तो एक बार के लिए, कुछ घंटों के लिए, दिन भर के लिए वो शांत हो जाता है। भोजन की आवश्यकता के लिए ही वो प्रे का शिकार करता है, यानी प्रे को खाता है। ऐसे नहीं कि वो बेवजह उसको मार देगा। अगर वो ज़्यादा दक्ष हो जाएगा प्रीडेटर, तो जानते हो प्रे खत्म हो जाएंगे, और प्रे के भाव में खुद की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पर आता है बेटा, प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं, अपना स्व विवेक होता है, प्रूडेंट होते हैं। सीधी सी बात है। अर्थात ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रे का भक्षण करते हैं, है ना बेटा? ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ही, मैं आपको बताऊं बेटा, कि प्रे का भक्षण करते हैं। सीधी सी बात है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। केवल भोजन के लिए शिकार करते हैं। अपन कहें कि केवल भोजन के लिए शिकार करते हैं, है ना? ये
प्रे का मतलब शिकार का, प्रे का अतिदोहन नहीं करते हैं, अतिदोहन। और मनुष्य देखो, मनुष्य को लालच आ जाए, कोई मछलियां बिक रही है तो लग पड़ेगा उसके ऊपर, लालच मतलब अतिदोहन, और उसको नष्ट करके छोड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो तभी तो इकोसिस्टम बैलेंस चल रहा है, पारितंत्र जो बिल्कुल नियमित है वो तभी है। तो आप जानते हो भोजन के लिए शिकार करते हैं, ये प्रे का अतिदोहन नहीं करते हैं। यस बेटा, अपन कहेंगे कि यदि प्रीडेटर अत्यंत दक्ष होगा, यदि प्रीडेटर अत्यंत दक्ष होगा मतलब इफिशिएंट होगा, यस दक्ष, बात को समझे बेटा, यदि प्रीडेटर अत्यंत दक्ष होगा तो अपन कहेंगे बेटा कि वो सभी, तो वह सभी प्रे को, शिकार को नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। फिर भोजन के अभाव में, भोजन के अभाव में स्वयं की भी मृत्यु हो जाएगी, भोजन के अभाव में स्वयं की भी क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बेटा अपन देखो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो प्रे है ना, प्रे ऐसे नहीं है कि प्रे चुपचाप आकर शेर के सामने खड़ा हो जाएगा, टाइगर के सामने कि मुझे तो खा लो, नहीं भैया नहीं, हाँ है ना। प्रे भी प्रीडेशन से, परभक्षियों से बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। अपन कहेंगे बेटा कि प्रे भी अपने परभक्षियों से बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। बात को समझे। तो जो टॉपिक अपना इसमें आगे होगा यानी वो होगा कि शिकार जातियों के अनुकूलन, शिकार जातियों के अनुकूलन मतलब शिकार जातियां अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कई उपाय करती है। तो शिकार जातियों के अनुकूलन, एडेप्टेशन, है ना बेटा, परभक्षियों से बचने के लिए। परभक्षियों से बचने के लिए, ये लो जी। तो ध्यान दीजिएगा कि शिकार जातियों के कई सारे अनुकूलन, अपने परभक्षियों से बचने के उपाय। बात को समझे। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो प्रोसेस आती है वो क्या आती है, कैमूफ्लॉज, कैमूफ्लॉज छद्मावरण, जो क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। कैमूफ्लेज, छद्मावरण। बेटा देखिएगा कि छद्मावरण क्या होता है, इसको अपन कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन यानी गुप्त रूप, क्रिप्टिक का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त रूप। गुप्त रूप से अपनी त्वचा के रंग में परिवर्तन, या अपन बात कहेंगे भी देखना क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब क्या होता है, कैमूफ्लेज यानी छद्मावरण क्या होता है बेटा। तो देखिए छद्मावरण क्या होता है कि छिपने के लिए पर्यावरण के साथ मिक्स ब्लाइंड, छिपने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, छिपने के लिए पर्यावरण के साथ मिक्स ब्लाइंड। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी क्रिप्टिक कलरेशन यानी गुप्त रूप से अपने त्वचा की रंगों में या संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं, यानी छिपने के लिए पर्यावरण के साथ मिक्स ब्लाइंड, मिक्स ब्लाइंड करते हैं। यस, मिक्स ब्लाइंड का मतलब क्या होता है कि बेटा जिस आवास में रहते हैं या सराउंडिंग पर्यावरण में रहते हैं वैसी संरचना या वैसा रंग धारण कर लेंगे तो परभक्षी की पहचान में नहीं आएंगे। यस बेटा, तो ये आप जानते हो कि कैमोफ्लोज होता है जो छद्मावरण होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दूं मैं, अधिकतर ये किसके लिए दर्शाया जाता है, तो एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ये इंसेक्ट और फ्रॉग,
इंसेक्ट यानी कीट, बहुत सारे कीट और फ्रॉग, मेंढक के द्वारा ये दर्शाया जाता है कैमोफ्लेज। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, ज़्यादातर अपन बताएंगे पादभक्षी होते हैं, है ना। तो आप जानते बेटा कि ये जो इंसेक्ट है ना, जो अपन बात बेटा कि पौधों पर रहते हैं, तो पत्तियों पर पाए जाने वाले कीट, पत्तियों पर पाए जाने वाले कीट अधिकतर हरे रंग के होते हैं। अब दिमाग लो, हरे रंग के होंगे ना। अब पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। कीट का रंग कैसा हो गया? हरा। तो हो गया ना मिक्स ब्लाइंड, पर्यावरण के साथ मिक्स ब्लाइंड। अब क्रिप्टिक कलरेशन, पत्ती के जैसा रंग कर लिया कीट ने। पत्तियों पर पाए जाने वाले कीट अधिकतर क्या होते हैं? हरे होते हैं। अब उसके परभक्षी की पहचान में नहीं आएंगे कि हरी पत्ती हरा ही कीट, नहीं पहचान में आएगा ना। ऐसे आप जानते हो जो फ्रॉग होता है, वृक्षवासी मेंढक हाइला है फ्रॉग। तो आप जानते बेटा कि जो वृक्षवासी मेंढक हाइला है, एक मेंढक होता है ना हाइला, जो वृक्षों पे रहता है, वो भी लगभग किस कलर का होता है? हरे रंग का। हरे रंग का ही होता है, सही। तो अपन ने क्या कहा कि जो कैमोफ्लेज है ना बेटा, वो ज्यादातर अपन बात बेटा कि इंसेक्ट और फ्रॉग के द्वारा दर्शाया जाता है, और ये अपने वातावरण के अनुसार अपने संरचना यानी विभिन्न त्वचा के रंगों और संरचनाओं को ग्रहण करते हैं। यस, ये जैसे डेड लीफ बटरफ्लाई, बात को समझ रहे हो? तो ये आपकी बात हो गई, कैमोफ्लेज हो गया। क्या हो गया बेटा? कैमोफ्लेज। और जैसे मैं एक और बताऊं आपको, आपने एक जेब्रा देखा होगा, तो जहां अफ्रीका के अंदर जो जेब्रा होता है, तो जेब्रा के ऊपर अनेक सफेद और काली पट्टियां होती हैं, सफेद व काली पट्टियां, जो उसे लंबी घास में छिपने में मदद करती है। ये लो बेटा, बात को समझे। फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा, जैसे एक मिमिक्री होती है, और उसका आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिए, मिमिक्री, यस बेटा, अनुहरण। तो देखिए एक यहां मिमिक्री का जो एग्जाम्पल है, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क तितली, मोनार्क बटरफ्लाई बेटा, मोनार्क तितली। तो ध्यान से देखिएगा, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है ना, मोनार्क तितली, ये क्या करती है बेटा? ये आप जानते बेटा कि मोनार्क बटरफ्लाई तितली, तो तितली क्या है? इंसेक्ट। यस बेटा, ये क्या करती है कि अपनी लार्वा अवस्था, कीट की जो लार्वा अवस्था होती है ना, ये अपनी लार्वा अवस्था कैटरपिलर स्टेज, जो कैटरपिलर स्टेज होती है ना बेटा, तो यह अपनी लार्वा अवस्था में विषैली खरपतवार का भक्षण करती है। विषैली खरपतवार, टॉक्सिक विड का भक्षण करती है ना बेटा। और अपने शरीर में विषैले पदार्थों, टॉक्सिक कंपाउंड का संचय कर लेती है। यस बेटा। फिर इस मोनार्क बटरफ्लाई को, जो इसके परभक्षी, या ऐसे कह दो कि अपने परभक्षियों
सॉरी बेटा, अपने परभक्षियों, बर्ड्स पक्षी खाते हैं, तो अपने परभक्षियों के लिए यह अरुचिकर हो जाती है, अरुचिकर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अरुचिकर हो जाती है। तो बहुत गजब आपको एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी मोनार्क बटरफ्लाई का। तो बेटा ये मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है कि अपनी कैटरपिलर स्टेज, अपनी लार्वा अवस्था में एक जहरीली या विषैली खरपतवार भक्षण करती है और अपने बॉडी में विष का संचय कर लेती है, और अपने परभक्षियों यानी पक्षियों के लिए ये अरुचिकर हो जाती है, बेस्वादी हो जाती है। बात को समझे? तो ये अपन बात रही, ये भी एक प्रकार का परभक्षण से बचने का ही क्या है बेटा, उपाय है। बोलो भाई, हाँ है ना, मोनार्क जो बटरफ्लाई है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं कि भाई और भी कई हैं, जैसे दिमाग लगाओ कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पादपों को खाते हैं। तो ये पादप हर्बीवोरी से, ये पीछे क्वेश्चन दे रखा सब्जेक्टिव कि भाई पादपों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, तो पादप शाकाहारिता से बचने के लिए क्या कोई उपाय करते हैं? क्योंकि पौधे तो न तो छिप सकते हैं, न भाग सकते हैं, न जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्थिर हैं। क्या है बेटा? स्थिर। तो बिल्कुल सही है। देखो ये पौधे भी क्या क्या साधन अपनाते हैं, तो चलो मैं बता देता हूं आपको, बात को समझ रहे हैं? तो देखो बेटा कि पादप, यहां पर देखना, पादप प्लांट है ना, पादप शाकाहारिता हर्बीवोरी, पादप शाकाहारिता से बचने के लिए कई उपाय दर्शाते हैं। यस बेटा, तो पादप भी शाकाहारिता से बचने के लिए कई सारे उपाय ये दर्शाते हैं, है ना बेटा। जैसे पादप कई प्रकार के आकार की साधन विकसित करते हैं, है ना बेटा। कई प्रकार के तो आकार की साधन और जैव रासायनिक विधियां भी, लेकिन पहले अपन लेते हैं आकार की साधन। तो पादप कई प्रकार के आकार की साधन विकसित करते हैं, जैसे परभक्षियों से बचने के लिए ग्रेजिंग, चरने वाले जंतुओं से बचने के लिए, ब्राउजिंग से बचने के लिए थ्रॉन्स, कांटे व स्पाइन्स की उपस्थिति। और दिमाग लगाओ, देखो ये पौधा छोटा होता है ना, बबूल छोटा होता है, कांटे ज्यादा होते हैं। या फिर जैसे वो ऊंट भाकड़ी खाता है, कांटेदार वाली चीज को खाता है, तो उसमें कांटे ज्यादा होते हैं। तो थ्रॉन या स्पाइन्स की उपस्थिति। और तुम जानते हो कि कई पादप कई सारी जैव रासायनिक विधियां भी या जैव रासायनिक रक्षा विधियां भी अपनाते हैं। जैव रासायनिक विधियां भी, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि विभिन्न प्रकार के रसायनों या एल्केलॉइड्स की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के रसायनों या एल्केलॉइड्स, जानते हो ना, आपने पढ़े हैं जूलॉजी में, एल्केलॉइड्स की उपस्थिति जानते हो। जैसे कॉफी में कैफीन, तंबाकू बो दें चारों तरफ, तो तंबाकू को परभक्षी नहीं खाएंगे कि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। जैसे निकोटीन है, कैफीन है, बात को समझे। और भी कई सारे एल्कलॉइड, जैसे अपन बात रहा कि ओपियम अफीम होता है ना, ओपियम, जैसे क्विनेन जानते हो, सिनकोना में क्विनेन होती है, क्विनेन। तो ऐसी कई सारी बेटा जैव रासायनिक विधियां भी, रक्षा विधियां भी वो अपनाते हैं। कौन? प्लांट्स। किससे बचने के लिए? हर्बीवोरस से बचने के लिए। बात को समझे? यस बेटा। अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। और
तुम्हें पता है बेटा, एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल दे रखा है, और देखिए वो क्या है। एग्जाम्पल बेटा जो नेक्स्ट आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, वो आपको दे रखा बेटा कैलोट्रोपिस का। किसका दे रखा बताओ? कैलोट्रोपिस का। तो जो आंख होता ना, आंख, कैलोट्रोपिस, आंख। तो देखो बेटा कि कैलोट्रोपिस क्या करता है। कैलोट्रोपिस आप जानते हैं कि कैलोट्रोपिस में एक अत्यधिक विषैले, टॉक्सिक, अत्यधिक विषैले, कार्डियक, ग्लाइकोसिडेक, है ना बेटा, हृदय ग्लाइकोसिडेज, है ना बेटा। तो कैलोट्रोपिस में एक अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लाइकोसिडेक की उपस्थिति के कारण एनिमल जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, कारण यह है ग्रेजिंग चरने से, या जैसे ब्राउजिंग, जो मतलब कैटल्स मवेशी नष्ट कर देते हैं ना, तो ग्रेजिंग ब्राउजिंग से बचता है। बात को समझे बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी बताता हूं मैं आपको यहां पर। बेटा आपको पता है कि जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट, पृथ्वी पे बहुत सारे कीट हैं। कुल जंतुओं के 70% कीट हैं। कुल जंतुओं के 70% कीट हैं। बेटा अब आपको मैं बताऊं कि इनमें से कुल कीटों का 25%, जैसे टिड्डी दल होता है ना, ऐसे, तो कुल कीटों का 25% पादपभक्षी होते हैं। पादपभक्षी, फाइटोफैगस होते हैं, पादपभक्षी होते हैं। यानी बेटा अपने भोजन में पादप रस को चूसते हैं, है ना। तो कुल कीटों का 25% इंसेक्ट क्या होते हैं? फाइटोफैगस, यानी पादपभक्षी कीट होते हैं। बात को समझ रहे हैं बेटा आप? यानी पादप रस या अन्य भाग को खाते हैं। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी की सारी बात की, है ना बेटा। और आप जानते हैं कि जो ये ऊपर वाला मैंने कराया कि जो कैलोट्रोपिस है ना, वो एक अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लाइकोसिडेक, हृदय ग्लाइकोसिडेक का संश्लेषण करता है, जिससे जानवर अगर इसको खाएंगे, कैटल्स, तो उनकी जनन क्षमता कम हो जाती है और हो सकता मृत्यु भी हो सके। तो ये ग्रेजिंग से, ब्राउजिंग से बचता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रीडेशन, और फुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रीडेशन आपका पूरा हो गया। नेगेटिव इंटरेक्शन में एक्सप्लॉइटेशन, शोषण का पहला प्रारूप प्रीडेशन। और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा आप क्या? पैरासिटिज्म, परजीविता। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? पैरासिटिज्म, परजीविता। तो नेक्स्ट देखिए। हाँ तो देखिए बेटा कि अब जो ऋणात्मक अन्योन्यक्रिया नेगेटिव इंटरेक्शन थी, उसमें आपकी जो सेकंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिज्म, परजीविता। पैरासिटिज्म, परजीविता, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, देखिए बेटा, परभक्षण भी प्लस माइनस संबंध था, संबंध तो ये भी प्लस माइनस संबंध है। शोषण है, यस बेटा, और शोषण है, पैरासिटिज्म, परजीविता। लेकिन बेटा क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो इसमें, देखो बेटा कि मैं अगर प्लस की बात करूं, प्लस से यहां पे लूं, तो पैरासाइट, परजीवी, पैरासाइट। और यहां माइनस की बात करूं मैं, तो माइनस पे अगर मैं लूं तो ये आपका हो जाएगा होस्ट,
है ना, पोषक, सॉरी। तो आप समझे बेटा, पैरासाइट परजीवी और होस्ट पोषक। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि ये पैरासाइट है, परजीवी, ये होस्ट है, पोषक। यस। अब सीधी सी बात अपन कहते हैं कि इसमें परजीवी को लाभ होता है लेकिन पोषक को हानि होती है, तो प्लस माइनस संबंध है, और ये परजीवी इस पोषक का शोषण करता है। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए बेटा, लेकिन क्या डिफरेंस है वहां पर और यहां पर अपन करते हैं बात कि देखो, परजीवी आकार में हमेशा ही अपने पोषक से छोटा होता है। यस बेटा। तो देखिए बेटा कि परजीवी हमेशा ही, ऑलवेज, आकार में अपने पोषक से छोटा होता है। अपने वहां क्या कहा था कि प्रीडेटर सामान्यतः बड़ा होता है प्रे से। यहां क्या है, पैरासाइट जो परजीवी है आकार में हमेशा ही अपने पोषक से छोटा होता है। इसलिए बेटा लिंक करके एनसीईआरटी सीखना पड़ता है। और ये आपका क्या है, होस्ट की बात अपन करते हैं, परपोषी पोषक, परपोषी जिस पर वो डिपेंड होता है, परपोषी पोषक। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने प्रीडेशन में क्या कहा था बेटा, प्रभक्षण में क्या कहा था, साइड में मैं लिखता हूं, कैच, पकड़ा, तुरंत, किल, मार दिया, और ईट, खा गया। ऐसा यहां नहीं होता है, ऐसा यहां नहीं होता है। और वहां संबंधों में विशिष्टता नहीं थी, यहां संबंधों में विशिष्टता आएगी। देखो तो देखो बेटा, आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं यहां पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भी परपोषी जो ये पोषक है, परपोषी की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, तुरंत मृत्यु नहीं होती है, यानी इंस्टेंट किलिंग नहीं होती बेटा। परपोषी की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, उसको तुरंत नहीं मारा जाता है। बात को समझे, परपोषी की तुरंत मृत्यु नहीं होती है। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बताऊं, वहां तो देखो प्रीडेटर डायरेक्ट किल करता है, पकड़ता है, किल करता है, खा लेता है। यहां परपोषी की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, परजीवी परपोषी को तुरंत नहीं मारता है। जबकि बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, कि आइडियल, आदर्श परजीवी, या मतलब आदर्श परजीवी या बेहतर परजीवी, अच्छे परजीवी किनको माना जाता है ना बेटा? तो अपन कहते हैं कि वे परजीवी बेहतर माने जाते हैं, बेहतर माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, आइडियल माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। वे परजीवी बेहतर माने जाते हैं जो अपने परपोषी को कम से कम हानि पहुंचाए, कम से कम हानि पहुंचाए। बेटा समझे? यानी वे परजीवी बेहतर या आइडियल, आदर्श माने जाते हैं जो अपने परपोषी को कम से कम हानि पहुंचाए और लंबे समय तक उसका शोषण करें। लंबे समय तक उसका क्या करें बेटा? शोषण। बात को समझे? यानी अपन कहेंगे कि लंबे समय तक शोषण करें, लंबे समय तक क्या करें बेटा? उसका शोषण करें। वो परजीवी आइडियल, अच्छे माने जाते हैं। यस बेटा। अब ध्यान से ध्यान दो, देखो वहां एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है एनसीईआरटी ने। अगर आपको ध्यान दें कि उद्विकास के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान, उद्विकास के दौरान क्या कोई परजीवी ऐसा विकास भी कर सकता है कि वह अपने परपोषी को बिल्कुल भी
बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाए। भाई बेटा आप ऐसे कहते हो कि जो परपोषी की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, परजीवी उसका लंबे समय तक शोषण करता है, और वे परजीवी बेहतर या आदर्श माने जाते हैं जो अपने परपोषी को कम से कम हानि पहुंचाएं, यानी लंबे समय तक शोषण करें। तो क्या अकॉर्डिंग इवोल्यूशन उद्विकास के दौरान क्या कोई परजीवी ऐसा विकास भी कर सकता है कि वो अपने परपोषी को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने परपोषी को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा आइंस्टाइन ने छोड़ सकता है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तब ये संबंध सहभोजिता हो जाएगा। तब ये संबंध क्या हो जाएगा बेटा? सहभोजिता, है ना? परंतु तब यह संबंध सहभोजिता कहलाएगा, सहभोजिता कहलाएगा। यस बेटा, ये तब ये संबंध क्या कहलाएगा? सहभोजिता। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क का आंसर दे दिया मैंने आपको। भाई एक उसको हानि नहीं पहुंचाएगा तो एक प्लस, परजीवी पर प्लस, और जो परपोषी उसको हानि नहीं तो जीरो। लेकिन तभी इंटरेक्शन रहेगी नहीं, क्योंकि यहां संबंधों में विशिष्टता है और लंबे समय तक ये इंटरेक्शन ऐसे है कि परजीवी परपोषी के शरीर में देखो कैसे सह उद्विकास दर्शाता है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो आप जानते हैं कि थोड़ी ना थोड़ी तो उसको हानि पहुंचानी होगी ताकि संबंध बना रहे, ताकि संबंध बना रहे। अभी देखना उसको मैं सिद्ध करूंगा आपके सामने। यस बेटा, तो तब ये संबंध क्या हो जाएगा? सहभोजिता हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म। ये उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क का मैंने आपको आंसर दे दिया। यस बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। कैसे? देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं कि परजीवी और परपोषियों के मध्य को इवोल्यूशन देखा जाता है, सह उद्विकास देखा जाता है। मैं आपको समझा दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं समझा दूं कि देखो परजीवी और परपोषियों के मध्य क्या देखा जाता है बेटा? सह उद्विकास, को इवोल्यूशन। कैसे? परजीवी व परपोषी के मध्य को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। परजीवी और परपोषी के मध्य क्या देखा जाता है बेटा? को इवोल्यूशन, सह उद्विकास। कैसे भाई? आपको मैंने समझाया था को इवोल्यूशन किसे कहते हैं, सह उद्विकास किसे कहते हैं? कि दोनों ही ऐसा प्रयास करेंगे कि संबंध लंबे समय तक बना रहे, दोनों ही ऐसा प्रयास करेंगे कि संबंध लंबे समय तक बना रहे। इसलिए कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचाएगा, तब दोनों क्यों प्रयास करेंगे? भाई वो कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगा। तो आप जानते हो अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, सुरक्षा तंत्र। तो अब अपने इम्यून सिस्टम, सुरक्षा तंत्र का विकास करेंगे। अब अपन अपने सुरक्षा तंत्र का विकास करेंगे, इम्यून सिस्टम का, सुरक्षा तंत्र का, और वो जो परजीवी है वो प्रतिरोधी संरचनाओं का विकास करेगा। तो वो तो अपने इम्यून सिस्टम से, सुरक्षा तंत्र से बचने का काम करेगा और अपन उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये इंटरेक्शन, ये संबंध लंबे समय तक चलता रहेगा। गारंटीड है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आज ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन भी हो जाए, ये अपने अच्छे मित्रों से पूछ के देखना कि भाई कैसे परजीवी व परपोषी के मध्य को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। ये देसी घी है। यहाँ ये मजे की बात है, यहाँ समझना पड़ता है और मजा भी आएगा समझने में। कैसे भाई? देखो एग्जाम्पल, क्लियर? एग्जाम्पल क्या है मेरे बेटा? कि जैसे आप जानते हो बेटा, पोषक में सुरक्षा तंत्र का विकास, पोषक में सुरक्षा तंत्र का विकास। भाई आपने जूलॉजी में पढ़ा है, जैसे अपना बॉडी है, मान लो अपन पोषक हैं, कोई भी जीवाणु या वायरस अपने बॉडी में अटैक करता है तो अपन होस्ट हो गए ना, और वो पैरासाइट हो गए। तो अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो उसका भक्षण कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो पोषक में सुरक्षा तंत्र का विकास यानी इम्यून सिस्टम,
अब तुम्हें पता है कि वो परजीवी भी आराम से खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। वो परजीवी भी क्या विकसित करेगा, परजीवी भी क्या विकसित करेगा, वो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा। तो परजीवी में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, परजीवी में प्रतिरोधक क्षमता का विकास। और फिर बेटा आप जानते हो तो ये संबंध क्या रहता है, लंबे समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर धीरे 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 क्या करता है, पैरासाइट परपोषी को वीक कर देता है, अपने बॉडी को वीक कर देता है और अन्य जानवरों के शरीर को वीक कर देता है। तो फिर प्रीडेटर के लिए वो उसका शिकार करना आराम हो जाता है। बात को समझो, बताएंगे सारी बात आपको। तो पोषक में सुरक्षा तंत्र का विकास, इम्यून सिस्टम, और परजीवी में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ये चीजें हो जाएगी तो आप जानते हैं कि संबंध लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए अपन कहते हैं कि परजीवी कम से कम हानि पहुंचाए, लेकिन हानि तो पहुंचाए, वरना कुछ भाई वो काउंटरैक्ट क्यों होगा। जैसे आप जानते हो कि अपने अंदर इम्यून सिस्टम विकसित होता है तो वो बैक्टीरिया या फिर जो भी परजीवी है वो काउंटरैक्ट करता है, उसका न्यूट्रलाइज करता है अपने इम्यून को, ताकि वो बॉडी में रहे और अपनी संख्या बढ़ा सके, और फिर ये संबंध लंबे समय तक चलता रहे। जैसे ध्यान दो, ऐसा नहीं हुआ कि एंटीबायोटिक जीवाणु को नष्ट कर देती थी, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कई सारे बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के प्रति क्या ले लिया, प्रतिरोधक ले लिया। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। बात को समझे बेटा? यस, इसलिए अपन कहते हैं कि परजीवी और परपोषी में सह उद्विकास देखा जाता है। और अपन कहें बेटा कि देखो परजीवी वह परपोषी के संबंधों में विशिष्टता होती है। संबंधों में क्या होती है बेटा? विशिष्टता, विशिष्टता होती है। बात को समझ रहे हो? परजीवी और परपोषी के संबंधों में क्या होती है? विशिष्टता होती है। जानते हो ना, कई सारे अविकल्पी परजीवी होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट, जो किसी विशेष पोषक में ही सर्वाइव करेगा, किसी विशेष पोषक में ही रोग करेगा, दूसरे पोषक को हानि नहीं पहुंचाएगा। बात को समझे? तो बेटा आप समझ रहे हो कि परजीवी व परपोषी के संबंधों में विशिष्टता होती है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शन अपवाद हैं कि परंतु कुछ परजीवियों के लिए एक से अधिक पोषक हो सकते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा होस्ट रखते हैं, वरना तो आप जानते हो कि संबंधों में विशिष्टता का मतलब जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ना। बात को समझे? ये बात आपकी हो गई बेटा। अब देखिए अपने यहाँ नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ पैरासिटिज्म, परजीविता के प्रकार। इसलिए बेटा इसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे लेवल से आप पढ़ें, मज़ा आ जाएगा मैं कह रहा हूँ। और अब देखो बेटा अपन देखते हैं टाइप ऑफ पैरासिटिज्म, परजीविता के प्रकार। तो कुछ तो बॉडी के ऊपर रहते हैं, कुछ बॉडी के इनसाइड रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं बेटा टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। परजीविता के प्रकार। यस बेटा, तो देखिए ये जो पैरासाइट हैं, पैरासाइट मैं आपको बताता हूं, परजीवी है ना बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं आपके सामने। दो प्रकार के कैसे हुए मेरे बेटा? सुनो, एक आपके होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी जो अपनी या परपोषी की शरीर की सतह पर रहते हैं, केवल सतह पे चिपके होते हैं, बाह्य सतह पे। तो ये आपके हो गए एक्टोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवी। और कुछ जो होते हैं अपने आंतरांगों, आंतरिक अंगों में रहते हैं, तो वो आपके होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट अंतःपरजीवी। अब ये तो केवल एनिमल में होते हैं, लेकिन ये दोनों में हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट प्लांट और एनिमल। तो यहाँ दो कैटेगरी अपन कर देते हैं, एक्टो फाइटोपैरासाइट यानी पादपों पर बाह्य परजीवी, और ये आपका एक हो जाएगा एक्टो जू पैरासाइट
जंतुओं पर बाह्य परजीवी। देखिए बेटा जी, सबसे पहले अगर अपन बात करें जैसे पादपों पर अपन जो एक्टो आपके फाइटोपैरासाइट है उनकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे एम्फिड्स होते हैं, एम्फिड्स जैसे लाख का कीट, लैक इंसेक्ट, लाख का कीट होता है। जैसे रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग, कपास पता रेड कॉटन बग, तो एम्फिड्स, लैक इंसेक्ट और रेड कॉटन बग ये होते हैं एक्टोफाइटोपैरासाइट, पादपों पर बाह्य परजीवी। ये आपके होते हैं एक्टोजू पैरासाइट एनिमल्स पे। जैसे तुम जानते हो लाइस ऑन ह्यूमन, मानव पर जू का समूह, मानव पर जू का समूह, जू पड़ जाती है ना तुम्हारे सिर के अंदर, लाइस ऑन ह्यूमन, दैट इज एक्टोपैरासाइट, मानव पर जू का समूह। लीच, चींचड़ी पड़ जाती है ना, चींचड़ी, लीच ऑन कैटल, जो मवेशी पशु होते हैं, मवेशी पशुओं पर, मवेशी पर चींचड़ी, बात को समझ रहे हो। और टिक्स ऑन डॉग, टिक्स ऑन डॉग, कुत्तों पर भी जो चींचड़ी पड़ जाती है, टिक्स ऑन डॉग, बात को समझे। लाइस ऑन ह्यूमन, लीच ऑन कैटल, टिक्स ऑन डॉग। और बताता हूं कॉपीपोड्स, कॉपीपोड्स जो होते हैं, कॉपीपोड्स ये परजीवी होते हैं बेटा। कॉपीपोड्स ऑन मैराइन फिश, जो समुद्री मछलियां होती है इनके ऊपर कॉपीपोड्स, कॉपीपोड्स ऑन मैराइन फिश। तो ये सारे बेटा आपके एक्टोजू पैरासाइट जो परपोसी की बाह्य सतह के ऊपर रहते हैं, ये आपके होते हैं एक्टोजू पैरासाइट। बाद में आपके सबसे इंपॉर्टेंट एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, जो अपने आंतरांगों में, अंगों में रहते हैं। जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक आपने पढ़ा होगा जूलॉजी के अंदर, ह्यूमन लीवर फ्लूक, मानव यकृत प्रणाब कर्मी, मानव यकृत प्रणाब कर्मी, ये लो बेटा। इसके बाद देखो इसके बाद अपन बात करें वहाँ टीनिया है ना बेटा, आपने टीनिया पढ़ा है, टीनिया सोलमियम पढ़ा है, टीनिया आपने पढ़ा होगा, यस बेटा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम, मनुष्य की आरबीसी का परजीवी, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम है, पढ़ा ना प्लाज्मोडियम आपने। ऐसे ही एंटमीबा, एंटमीबा स्टोलाइटिका, जो अमीबीय पेचिस कर देता है, एंटमीबा जो है, यस। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, टीनिया है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है, एस्केरिस है, एस्केरिस, ये सारे अपन बात उड़ा की आंतरिक परजीवी है। तो आपको मैंने बताया एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अब ये एंडोपैरासाइट जो होते हैं ना, वो शरीर में रहने के लिए कई सारे अनुकूलन, कई सारे अडेप्टेशन, जो परपोसी के शरीर में रहने के लिए कई सारे अडेप्टेशन ही शो करते हैं। तो बेटा इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कि यहाँ तक इस लेक्चर का हो गया, तो आप प्रीडेशन और पैरासिटिज्म को पूरा पढ़ लें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि एंडोपैरासाइट होस्ट में रहने के लिए क्या क्या अनुकूलन लेते हैं, पहली बात। फिर मैं बातें आपके सामने करूंगा कि फिर ये पैरासाइट होस्ट को वीक कर देते हैं, तो होस्ट पर क्या प्रभाव होते हैं। एक ये तो ट्रू पैरासिटिज्म है, एक विशेष एग्जाम्पल है कोयल में अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म, उसको समझाऊंगा मैं। और मादा एनोफ्लिस मच्छर मनुष्य पर परजीवी नहीं है, इसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा इस लेक्चर में यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, यस बेटा। तो बहुत अच्छा पढ़ते रहें, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तैयार करें, अच्छे से मॉड्यूल करें, अपने पेपर्स दें। थैंक यू वेरी मच।